एक धुंधली रोशनी से भरी हवेली के भीतर एपरली नाम की एक छोटी लड़की अपने जुड़वा भाई वॉल्ट को कमजोर आवाज में पुकारती है। वह गंभीर रूप से बीमार है। कांपते हुए वह उससे कहती है कि भूत उसे लेने आ रहे हैं और वह उनके साथ नहीं जाना चाहती। वॉल्ट उसे अपने पास कसकर पकड़ लेता है और वादा करता है कि वह कभी उन्हें उसे ले जाने नहीं देगा। वह शपथ लेता है कि वह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन एपरली उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। उसी क्षण कमरे में तेज आंधी सी गूंज उठती है। बाहर गरजते बादल आसमान को हिला देते हैं। वॉल्ट ऊपर देखता है और उसके सामने एपरली खड़ी होती है। घबराई हुई और उलझन में वह बिस्तर पर पड़े अपने ही निर्जीव शरीर को देखती रह जाती है। वह अजीब और दूर से आती आवाजें सुनने लगती है, जिन्हें वॉल्ट बिल्कुल नहीं सुन पाता। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे घर से बाहर खींच ले जाती है और अंधेरे जंगल की ओर घसीट ले जाती है। कई साल बाद 1933 में वॉल्ट अब बड़ा हो चुका है और स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी का समर्पित सदस्य बन चुका है। उसने अपना जीवन दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के प्रयास में समर्पित कर दिया है, यह ठाना कर कि वह अपनी बहन को वापस लाएगा। सोसाइटी के एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान संचालक मैडम लेविन का परिचय कराता है, एक ऐसी महिला जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनियाओं के बीच पुल पार कर सकती है। वह एक शोकग्रस्त दंपति के खोए हुए बेटे से संपर्क करने की कोशिश करती है। जैसे ही सियांस शुरू होता है, कमरे की सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ जाती हैं। मंच जोरों से कांपने लगता है। दर्शक घबरा जाते हैं जब तक कि संचालक उन्हें शांत नहीं कर देता। तभी लेविन के मुंह से कुछ अलौकिक बाहर निकलता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। संचालक तुरंत उसे मंच के पीछे ले जाता है। संदेह से भरा वॉल्ट उनके पीछे जाता है। वहाँ लेविन अपने घिसे हुए पगड़ी को लेकर गुस्से में शिकायत करती है, जबकि संचालक याद दिलाता है कि वे नया सामान खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। टिकटों की बिक्री लगातार गिर रही है। हताश वॉल्ट वहाँ से निकल जाता है। उसका दोस्त फ्रैंक उसे सांत्वना देता है और बताता है कि उसने नई नौकरी स्वीकार कर ली है, क्योंकि सोसाइटी अब मुश्किल से कुछ भुगतान करती है। वॉल्ट अपने अपार्टमेंट लौटता है और बचपन की एक पुरानी तस्वीर को देखता है, जिसमें वह और एपरली साथ है। उसे याद आता है कि वह पियानो बजाता था और एपरली उसके साथ गाती थी। वही स्मृति उसके मन में गूंजती रहती है जब वह नींद में डूब जाता है। अगली सुबह वॉल्ट सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य लाबुशान से मिलता है। वह देखता है कि मरियाना नाम की एक महिला गुस्से में बाहर निकल रही है। लाबुशान बताता है कि मरियाना केजिया मेसन के पुराने घर में एक कमरा किराए पर लेती है, एक ऐसी औरत जिसे चुड़ैल होने के आरोप में फांसी दी गई थी। मरियाना का दावा है कि उस घर में दूसरी दुनियाओं के द्वार है, लेकिन लाबुशान उसे अस्थिर करार देता है। वह कहता है कि उन्हें अधिक विश्वसनीय स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। वॉल्ट सुझाव देता है कि वे न्यूयॉर्क के एडवर्ड ब्रेस और बाल्टीमोर की एलन ब्लैकमैन जैसे प्रसिद्ध माध्यमों से संपर्क करें, लेकिन लाबुशान कहता है कि वे इतना खर्च नहीं उठा सकते। निवेशक पहले ही धन वापस ले रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने कोई ठोस खोज प्रस्तुत नहीं की है। भुगतान वाली फील्ड वर्क बंद कर दी गई है। जीविका चलाने के लिए वॉल्ट रात में बारटेंडर का काम करता है। एक शाम फ्रैंक आता है और बताता है कि उसे टाइम्स मैगजीन में नौकरी मिल गई है और वे एक और लेखक की तलाश में हैं। वॉल्ट यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। जब फ्रैंक जोर देता है तो वॉल्ट भड़क उठता है और कहता है कि या तो वह ड्रिंक खरीदे या चला जाए। फ्रैंक उस पर आरोप लगाता है कि वह जीवित लोगों से ज्यादा अपनी मृत बहन की परवाह करता है। ये बहस वॉल्ट को भीतर तक झकोर देती है। बाद में वॉल्ट दो आदमियों को किसी दूसरी दुनिया की चर्चा करते हुए सुनता है। वह उनके पास जाता है और दावा करता है कि उसने एक ऐसा जंगल देखा है जो मृतकों को अपनी ओर खींच लेता है। उनमें से एक आदमी उसे बाहर मिलने को कहता है। बाहर वह बताता है कि वे उसे लॉस्ट सोल्स का जंगल कहते हैं, एक ऐसी मध्य अवस्था जहां वे आत्माएं भटकती हैं जो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। निराश वॉल्ट उनसे उसे वहां ले चलने की विनती करता है, लेकिन उसे एक छिपे हुए क्लब में ले जाया जाता है जहां उसे लिक्विड गोल्ड नामक नशा दिया जाता है। उसे पीते ही वह बेहोश हो जाता है और एक खाली कमरे में जागता है जहां दीवार में एक अजीब दरार उकेरी हुई है। वह उस दरार से अंदर कदम रखता है। शाखाएं उसकी ओर झपटती हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे खींच ले जाती हैं। वह एक छायादार जंगल में पहुंचता है जहां भटकती परछाइयां घूम रही हैं। दूर से उसे एपरली की गुनगुनाहट सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करता है और आखिरकार उसे पा लेता है, लेकिन तभी शाखाएं उसे फिर जकड़ लेती हैं और पूरी तरह पहुंचने से पहले ही उसे दूर घसीट ले जाती है। वह फिर क्लब में होश में आता है। वह फ्रैंक के अपार्टमेंट भागता है
और सब कुछ बता देता है। फ्रैंक विश्वास नहीं करता। वॉल्ट जोर देता है कि उन्हें दोबारा जाना होगा और अधिक दवा लेनी होगी, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है, यह सोचकर कि वॉल्ट अपनी हताशा में कुछ भी मानने को तैयार है। यह समझकर कि फ्रैंक ने कभी सच में उसकी खोज पर विश्वास नहीं किया, वॉल्ट वहाँ से चला जाता है। वो फिर क्लब लौटता है और दोबारा लिक्विड गोल्ड लेता है। इस बार जंगल के भीतर उसे मरियाना दिखाई देती है, जो चुड़ैल के घर की पेंटिंग बना रही है। वो फिर एपरली को ढूंढता है और उसे न बचा पाने के लिए माफी मांगता है। जब शाखाएं उसे वापस खींचने लगती हैं, वह उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन वह उस दुनिया की सीमा पार नहीं कर सकती। जब वह जागता है, उसके हाथ में उसकी पोशाक का एक फटा हुआ टुकड़ा होता है। घर लौटकर वॉल्ट केजिया मेसन के बारे में शोध करता है। कहा जाता है कि वह एक अनुष्ठानिक खंजर की मदद से दुनियाओं के बीच यात्रा करती थी। चुड़ैल होने के आरोप में उसे उसके ही घर पर फांसी दी गई। 2 दिन बाद उसका शव रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और कभी नहीं मिला। यह विश्वास करते हुए कि चुड़ैल का घर ही असली कुंजी है, वॉल्ट स्वयं जांच करने की तैयारी करता है। वह कपड़े का टुकड़ा लाबुशान को प्रमाण के रूप में दिखाता है, लेकिन लाबुशान उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह वॉल्ट को नशे का उपयोग करने के लिए फटकारता है और कहता है कि ऐसे काम सोसाइटी की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे। वह वॉल्ट की सदस्यता समाप्त कर देता है और कहता है कि जब वह सम्मानित व्यक्ति बन जाए तभी लौटे। बाहर निकलते समय वॉल्ट एक पेंटिंग देखता है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मरियाना जंगल में बना रही थी। दृढ़ निश्चय के साथ वह चुड़ैल के घर पहुंचता है और वहां एक कमरा किराए पर ले लेता है। घर के दूसरे छोर पर एक और चित्रकार रहता है, जो चुपचाप अकेले अपने काम में डूबा हुआ है। चुड़ैल के घर में वॉल्ट दीवारों पर उकेरी गई अजीब नक्काशियों को नोटिस करने लगता है। छत के भीतर चूहे भागते फिरते हैं, बिजली की तारों को कुतरते हुए, जब तक कि लाइटें टिमटिमाकर बुझ नहीं जाती। घुप अंधेरे में वॉल्ट उन किताबों का अध्ययन करता है जो वैकल्पिक आयामों के बारे में है, ऐसे लोग जहां बदली हुई चेतना की अवस्था के जरिए पहुंचा जा सकता है। एक रात उसे महसूस होता है कि कोई छायामय आकृति उसे देख रही है। वह उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वह आकृति पूरी तरह सामने नहीं आती। उसकी नजर फिर दीवार की नक्काशियों पर टिक जाती है। प्रतीकों के बीच उसे एक चाबी का चिन्ह दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह प्रतीक दूसरी दुनिया से भौतिक वस्तु वापस लाने की शक्ति रखता है। बाद में नींद के दौरान एक जोरदार धमाका उसे जगा देता है, लेकिन वह हिल नहीं पाता। उसका शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त है। छत से काला तरल टपककर उसके चेहरे पर गिरने लगता है। वही छायामय आकृति धीरे धीरे पास आती है। आखिरकार वह अपना असली रूप दिखाती है, केजिया मेसन की आत्मा। उसके साथ उसका विकृत साथी जेनकिंस ब्राउन भी है, एक चूहा जिसके चेहरे पर डरावनी मानवीय आकृति उभरी हुई है। केजिया वॉल्ट और एपरली की बचपन की तस्वीर को ध्यान से देखती है, फिर वह दरवाजा बंद कर देती। अपनी छड़ी से वह दीवार पर बनी चाबी की नक्काशी को छूती है। अचानक वॉल्ट सच में जाग उठता है। दरवाजा दीवार से टकराकर जोर से खुलता है। प्लास्टर का एक टुकड़ा गिर चुका है। जब वह उसे वापस अपनी जगह पर लगाता है तो चाबी की नक्काशी पूरी हो जाती है और उसी क्षण उसे समझ आता है जुड़वा ही असली चाबी है। बेचैनी और जल्दबाजी में वॉल्ट फिर क्लब लौटता है और दोबारा लिक्विड गोल्ड पीता है। वह गुप्त दरवाजे से गुजरकर जंगल में प्रवेश करता है, अनजान की केजिया उस पर नजर रख रही है। वहाँ एपरली उसे मिलती है और घबराकर कहती है कि उसे तुरंत चले जाना चाहिए। कुछ उसके पीछे पीछे दरवाजे से भीतर आ गया है। उसकी मौजूदगी जंगल के संतुलन को बिगाड़ रही है, उसकी नाजुक संरचना में हलचल पैदा कर रही है। तभी उनका सामना केजिया से होता है। पहले वह जमीन से जड़ी हुई लगती है, लेकिन अचानक खुद को मुक्त कर उनका पीछा करने लगती है। वॉल्ट एपरली से कहता है कि अब वह उसे वापस ले जा सकता है, क्योंकि अब वह चाबी का रहस्य समझ चुका है। लेकिन एपरली चेतावनी देती है, केजिया भी लौटना चाहती। जेनकिंस उनकी छिपने की जगह खोज लेता है और केजिया को बुला लेता है। वे भागते हैं। जेनकिंस वॉल्ट के टखने को पकड़ लेता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। केजिया उसे जकड़ लेती है ठीक उसी क्षण जब एपरली दरवाजे से बाहर निकल जाती है। लेकिन एपरली लौट आती है। वह वॉल्ट को खींचकर उस मार्ग से बाहर ले जाती है और केजिया भी उनके पीछे पीछे आ जाती। वॉल्ट अपने कमरे में जागता है। एपरली भी वहाँ खड़ी है, अभी भी आत्मा के रूप में। दीवार की दरार से वे जेनकिंस को अंदर घुसते देखते हैं। वे भागकर मरियाना के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मरियाना उन्हें अंदर ले लेती है। वह बताती है कि वॉल्ट ने केजिया के काम में दखल दिया है। वह बताती है कि सलेम मुकदमों के दौरान केजिया को कैसे यातनाएं दी गई थी
उसकी त्वचा में सुइयां चुभोकर यह जांचा गया था कि वह खून बहाती है या नहीं। अब केजिया मरियाना को अपने दर्शन चित्रित करने के लिए मजबूर करती है। मरियाना अपनी बनाई पेंटिंग्स दिखाती है। एक में एपर्ली है, दूसरी में वॉल्ट, तीसरी में केजिया। जब वे तीनों साथ रखी जाती हैं, तो एक भयावह पैटर्न बनता है। केजिया और एपर्ली एक ही वृत्त में हैं। वॉल्ट अकेला दूसरे वृत्त में खड़ा है। दो खोई हुई आत्माएं, एक जीवित। मृतकों को लौटने के लिए एक जीवित व्यक्ति का मरना आवश्यक है। चौथी पेंटिंग भविष्यवाणी करती है कि सूर्योदय से पहले केजिया वॉल्ट का जीवन ले लेगी। डरी हुई एपर्ली वहाँ से भाग जाती है। वॉल्ट और मरियाना कब्रिस्तान पार कर एक चर्च में शरण लेते हैं। वहाँ रहने वाली सिस्टर पहले उन्हें मना कर देती है। उन्हें डांटते हुए कहती है कि वे ऐसी शक्तियों से उलझ रहे हैं जो भगवान के घर की नहीं है। वह वॉल्ट की ओर देखकर चेतावनी देती है, मृतक उसे लेने आ रहे हैं। मरियाना सहायता की विनती करती है, कहती है कि वे उस दानव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अनिच्छा से सिस्टर उन्हें शरण दे देती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक भी वहाँ पहुँचता है। वॉल्ट ने उसे बुलाया था। मरियाना सब कुछ समझाती है, लेकिन फ्रैंक इसे खारिज कर देता है। कहता है कि वॉल्ट को डॉक्टर की जरूरत है। तभी चर्च में केजिया की आवाज गूंजती है, वॉल्ट का नाम पुकारते हुए। वॉल्ट जोरदार दौरे में गिर पड़ता है। चर्च के दरवाजे अचानक फटकर खुल जाते हैं। खिड़कियां भीतर की ओर टूटती हैं और सिस्टर की तुरंत मौत हो जाती। एक अदृश्य शक्ति वॉल्ट को केजिया की ओर घसीटती है। फ्रैंक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और वॉल्ट अंधेरे में गायब हो जाता है। फ्रैंक के सामने क्षण भर के लिए एपर्ली दिखाई देती है। उधर केजिया वॉल्ट को चुड़ैल के घर में अपने कमरे में ले जाती है। वह अपना अनुष्ठानिक खंजर उठाती है और मंत्रोच्चार शुरू करती है। वॉल्ट चीखता है। अचानक एपर्ली प्रकट होती है और उसी खंजर से केजिया को वार कर देती है। जैसे ही वह खंजर बाहर खींचती है, उसका शरीर बिखरने लगता है। वॉल्ट उससे विनती करता है कि वह उसे फिर से न छोड़े, लेकिन एपर्ली कहती है कि अब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वह उससे कहती है कि उसे जाने दे। वह एक उज्जवल प्रकाश में कदम रखती है और धीरे धीरे विलीन हो जाती है, फुसफुसाते हुए कि अब वह मुक्त है। बाद में वॉल्ट अपने कमरे में बेहोश पड़ा है, जबकि फ्रैंक और मरियाना उसकी देखभाल कर रहे हैं। मरियाना राहत महसूस करती है कि उसकी पेंटिंग्स गलत साबित हुई। फ्रैंक स्वीकार करता है कि वह 7 साल तक स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा रहा और उसने कभी एक भी भूत नहीं देखा। तभी छत से फिर पानी टपकने लगता है। फ्रैंक उसके स्रोत का पीछा करते हुए अटारी तक पहुंचता है। वह और मरियाना ऊपर चढ़ते हैं और खून की एक लकीर पाते हैं। उसका पीछा करते हुए फ्रैंक एक दरवाजा खोलता है और केजिया का शव पाता है। अटारी के दूसरे हिस्से में एक डिब्बे के भीतर जेनकिंस का निर्जीव शरीर रखा है। नीचे वॉल्ट अचानक दर्द से तड़पते हुए जागता है। वह अपना पेट पकड़कर चीखने लगता है, फिर गिरकर मर जाता है। फ्रैंक उसकी नब्ज जांचता है। धड़कन अभी भी है। उसी समय जेनकिंस का शव डिब्बे से गायब हो जाता है। कुछ ही क्षण बाद जेनकिंस वॉल्ट की छाती फाड़कर बाहर निकलता है। फ्रैंक उस पर वार करता है, लेकिन वह भाग निकलता है। फ्रैंक वॉल्ट को बचाने की कोशिश करता है, पर मरियाना उसे रोक देती है, फुसफुसाते हुए कि उसकी पेंटिंग्स कभी झूठ नहीं बोलती। वे दोनों सदमे में कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनकिंस वापस वॉल्ट के शरीर की ओर रेंगता है और उसके भीतर समा जाता है। वॉल्ट सीधा बैठ जाता है, शांत भाव से अपने कपड़े ठीक करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अंतिम क्षणों में जेनकिंस की आवाज गूंजती है, वह इस शरीर में तब तक सवारी करेगा जब तक यह शरीर साथ देता रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।